नमस्कार, वक्त हो चला है खबर को समझने का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से ईडी ने साहिबगंज में अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े सवाल दागे, पर ईडी दफ्तर जाने से पहले ही सीएम हेमंत सोरेन ने सारे आरोपों को गलत करार दे दिया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर में हाजिर हुए। रांची के ईडी जोनल दफ्तर में हेमंत से पूछताछ की शुरुआत हुई। बताया जा रहा है कि ईडी 200 से अधिक सवालों की लिस्ट हेमंत के सामने रख रही है। इन सवालों के जवाब लेने के लिए दिल्ली से 3 अधिकारियों की टीम रांची पहुंची। इन अधिकारियों में ज्वाइंट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर स्तर के अधिकारी शामिल हैं। सीएम आवास से हेमंत सोरेन काफिले में निकले। उनके साथ भाई बसंत सोरेन और समर्थकों का हुजूम था। कड़ी सुरक्षा के बीच ईडी ऑफिस पहुंचकर समर्थक निकल गए। इस दौरान ईडी ऑफिस के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई थी। सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी की पूछताछ से पहले अपने आवास के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हर एक मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी। सीएम ने 1000 करोड़ के घोटाले को जहां असंभव करार दिया, तो वहीं राज्यपाल को मिले लिफाफे के बंद होने पर सवाल खड़े किए। इस तरीके से 1000 करोड़ का घोटाला के बारे में जो जिक्र आया है, साहिबगंज जिले से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सालाना भी अगर हम देखें पूरे राज्य में स्टोन चिप से, लेकिन राज्यपाल महोदय अभी तक उस लिफाफा को उन्होंने नहीं खोला। मुझे लगता है कि वो भी किसी समय का इंतजार कर रहे थे। 11:54 हेमंत सोरेन रांची के ईडी दफ्तर पहुंचे। बारह 12:40 हेमंत सोरेन से पूछताछ शुरू हुई। दो 200 से अधिक सवालों से सीएम का सामना शुरू हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ क्यों हो रही है, तो इसे भी समझ लेते हैं। दरअसल साहिबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में सीएम की भूमिका को लेकर पूछताछ हो रही है। हेमंत के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पहले ही अरेस्ट हो चुके हैं। पंकज मिश्रा के घर से सीएम के बैंक खाते से जुड़ा चेकबुक मिला था। 2 चेकबुक हस्ताक्षरित थे। निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल नेताओं और नौकरशाहों से करीबी को लेकर ईडी का शिकंजा कसा। खनन विभाग के मंत्री रहते हेमंत के कार्यकाल में विभाग की सचिव रही पूजा सिंघल ने अकूत संपत्ति अर्जित की। जाहिर तौर पर खदान की आंच और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कस रहे ईडी के शिकंजे ने झारखंड की सियासत को बेहद गर्म कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार और ओम प्रकाश की रिपोर्ट। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ को लेकर जमकर सियासत भी हो रही है। अब आप सुनिए नेताओं के बयान और समझिए कौन क्या कह रहा है। एक एक पाई का हिसाब जनता को देना होगा। जो पत्थर बालू कोयले का रेवेन्यू राज्य के खाते में आनी चाहिए, ताकि झारखंड की जो अमीर राज्य की गोद में जो गरीबी पलती है, उस गरीबी को समाप्त करने के लिए। लेकिन अवैध खनन धंधा कर सारे राजस्व एक परिवार सोरेन परिवार के खाते में जा रहे हैं। अभी आप देख ले रहे हैं हेमंत सोरेन जी के साथ क्या हो रहा है, और सब लोग तो जान ही रहे हैं। अब कोई नई बात रही है क्या? ये इस पे बार बार टिप्पणी करने का कोई मतलब ही नहीं है। जनता जान रही है क्यों हो रहा है। संख्या बल के आधार पर कोई भी सरकार बनती है और कोई भी सरकार बिगड़ती है। संख्या बल हमारे साथ है। हम लोग 52 का समर्थन, हमारे 52 विधायकों का समर्थन हमें है, और हम पूरी मजबूती के साथ राज्य की जनता के मैंडेट का सम्मान करेंगे, और राज्य की जनता ने जो हमें जो जिम्मेदारी सौंपी है, उन जिम्मेदारी को हम पूरा करेंगे।
और अब आप खबर तो समझिए कि ईडी की हेमंत से पूछताछ पर आखिर सियासत क्यों हो रही है। दरअसल खनन, लीज और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस को लेकर ईडी झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के लिए दूसरी बार समन दिए जाने के बाद हेमंत सोरेन ने आज रांची में ईडी दफ्तर जाने की हामी भरी और हाजिर भी हुए। पूरा मामला साहिबगंज में अवैध खनन और विशेष प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से जुड़ा हुआ है। हेमंत सोरेन ने पूछताछ से पहले ही मीडिया के सामने आकर खुद पर लगे सभी इल्जामों को खारिज कर दिया। समझने वाली बात यह भी है कि बीजेपी ने सबसे पहले अवैध खनन के मुद्दे को उठाया था, जिसके बाद हेमंत सोरेन लगातार केंद्रीय एजेंसियों के बहाने बीजेपी पर हमलावर हैं, सरकार को बदनाम करने का आरोप लगा रहे हैं और हेमंत सरकार की सहयोगी पार्टी आरजेडी भी पूछताछ को साजिश बता रही है। केंद्रीय एजेंसी के बहाने पूरे मामले पर झारखंड में अब सियासत गर्म होती जा रही है और बयानबाजी का दौर भी लगातार चल रहा है। बढ़ते हैं आगे और अब बात पटना में कई जगहों पर आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। जिन संस्थानों पर छापेमारी हो रही है उसमें साकार कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है, जिससे उद्योग मंत्री समीर महासेठ के रिश्तेदार जुड़े हुए हैं। हालांकि इस कंपनी से बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ का कोई लेना देना नहीं है। इनकम टैक्स की दबिश ने एक बार फिर जाड़े के मौसम में बिहार के सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। वैसे तो आईटी की रेड बिहार में कई जगहों पर हुई, लेकिन ज्यादा चर्चा साकार कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़े ठिकानों की हो रही है। वजह है कि कंपनी बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ के रिश्तेदारों की है। साकार कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड जो है रियल एस्टेट का बिजनेस है और उसके कार्यालय और आवास और कई दूसरी जगहों पर छापेमारी चल रही है। कर चोरी से जुड़ा हुआ ये मामला बताया जा रहा है। साकार कंस्ट्रक्शन कंपनी में 7 डायरेक्टर हैं, जबकि 1 मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। कंपनी के डायरेक्टर हैं सुदीप कुमार, रवि भूषण, उषा अग्रवाल, विष्णु कुमार चौधरी, रवि तलवार, जितेंद्र नाथ गुप्ता, स्मिता चौधरी, सुप्रिया कुमार। समीर महासेठ ने 3 साल पहले ही इस कंपनी से इस्तीफा दे दिया था। सुदीप कुमार और दूसरे पार्टनर मिलकर पिछले 3 सालों से इस कंपनी को चला रहे हैं। न्यूज़ 18 से बातचीत में समीर महासेठ ने कहा कि कंपनी से उनके रिश्तेदार जरूर जुड़े हैं, लेकिन उनका इससे कोई लेना देना नहीं। नोटिस है, हम नोटिस जानते भी नहीं है, लेकिन हमने पाया कि कहीं भी समीर महासेठ का कहीं कोई उसमें किसी भी ढंग का कोई पार्टनरशिप या कोई तरह का नहीं है। आईटी की छापेमारी को लेकर बिहार में सियासत गर्म है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि 2024 तक ये सब चलता रहेगा। 24 तक यही चलता रहेगा भाई, 24 तक यही चलता रहेगा। अभी आप देख नहीं रहे हेमंत सोरेन जी के साथ क्या हो रहा है, और सब लोग तो जान ही रहे हैं। अब कोई नई बात रही है। वहीं जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा का कहना है कि छापेमारी सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर क्यों होती है, यह पूरा देश जानता है। देश की जनता समझती है कि भाजपा के 3 जमाई ईडी, आईटी, सीबीआई किस तरह से भाजपा के इशारे पर लगातार एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, सिर्फ विपक्ष के नेताओं को डिमोरलाइज करने के लिए। वहीं बीजेपी का कहना है कि जो गलत करेंगे उन पर कार्रवाई होगी ही। शिकंजा कसता है तो चिल्लाने लगते हैं केंद्र सरकार केंद्र सरकार। अरे भाई, आप टैक्स पे कीजिए, आप जितना कमाते हैं उसका टैक्स दीजिए, तो क्यों आप परेशानी होगी। आईटी छापेमारी में और क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार, शैलेंद्र कुमार, रवि एस नारायण और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए। दरअसल जिन जगहों पर छापेमारी हुई उसमें साकार कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है और इस कंपनी से बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ के रिश्तेदार जुड़े हुए हैं। हालांकि इस कंपनी से मंत्री समीर महासेठ का कोई लेना देना नहीं है। समीर महासेठ ने 3 साल पहले ही इस कंपनी से इस्तीफा दे दिया था। आईटी की छापेमारी को लेकर बिहार में सियासत गर्म है। अब समझने वाली बात यह भी है कि आईटी की टीम कंस्ट्रक्शन कंपनी के 12 से ज्यादा ठिकानों पर
छापेमारी की है। इस कंपनी में नेताओं के पैसे इन्वेस्ट होने की बात कही जा रही है। इनकम टैक्स विभाग को कुछ दस्तावेज भी मिले हैं और मधुबनी से आरजेडी विधायक समीर महासेठ का कारोबार से नाता रहा है और इसी को लेकर बिहार सरकार के मंत्री ने अब अपना पक्ष स्पष्ट रूप से सामने रख दिया है, जिसमें उन्होंने बता दिया है कि उनका इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। बढ़ते हैं आगे। बिहार में घूसखोरों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। सीतामढ़ी में पोस्टेड ड्रग इंस्पेक्टर के पटना आवास पर जब निगरानी विभाग ने छापेमारी की तो अधिकारियों के भी होश उड़ गए। सोने की कटोरी, चम्मच और उसके साथ ही लाखों के आभूषण, कैश और जमीन के कई दस्तावेज ड्रग इंस्पेक्टर नवीन कुमार के आवास से जब्त किए गए हैं। सोने की कटोरी, सोने का चम्मच, चांदी के बिस्किट, ज्वेलरी, चांदी का गिलास, कैश, जमीन के दस्तावेज। एक साथ इन बेशकीमती चीजें देखकर मत सोच लीजिएगा कि ये किसी ज्वेलरी शॉप या फिर बैंक के अंदर का नजारा है। ये तस्वीरें हैं एक भ्रष्ट और घुसखोर ड्रग इंस्पेक्टर विनोद कुमार के पटना आवास की, जो सीतामढ़ी जिले में पोस्टेड है, लेकिन अब वो निगरानी विभाग यानी विजिलेंस टीम की गिरफ्त में है। सीतामढ़ी के ड्रग इंस्पेक्टर नवीन कुमार के पटना आवास पर निगरानी की छापेमारी में लाखों की संपत्ति बरामद की गई। छापेमारी की कार्रवाई में नोटों की गड्डियां, सोने चांदी के जेवरात, सोने चांदी के बर्तन और कई भूखंड के दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो छुपाड़ी हुई है उसमें ये जेवरात जो है, सोने चांदी के जेवरात जो है वो बरामद किए गए हैं। चांदी के बिस्किट भी हैं, वो भी यहाँ पे मिले हैं। कैश जो है वो बड़ी मात्रा में यहाँ पे बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ जमीन के दस्तावेज जो है, कई भूखंड है इनके नाम से, इनके पत्नी के नाम से, परिवारजनों के नाम से, उसके दस्तावेज यहाँ से मिले हैं। उसके अलावा बैंक पासबुक है। विजिलेंस की टीम ने गुप्त सूचना मिलने पर सीतामढ़ी में नवीन कुमार को 2 लाख रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। इसके बाद टीम उसे सीतामढ़ी से पटना लेकर आई और फिर शुरू हुआ पटना आवास पर सर्चिंग, जहां अकूत संपत्ति का खुलासा हो गया। ये नवीन कुमार का आवास है। नवीन कुमार सीतामढ़ी में ड्रग इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थापित हैं और आज सुबह 2 लाख रुपए रिश्वत की राशि लेते हुए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम के द्वारा उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि ड्रग इंस्पेक्टर नवीन कुमार ने 2 मेडिकल दुकानदारों से 2,75,000 की रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद इसकी निगरानी को सूचना मिली और फिर इसे रंगे हाथों दबोच लिया गया। 1 लाख से भी कम तनख्वाह पाने वाला एक ड्रग इंस्पेक्टर यदि कई जमीन के प्लॉट का स्वामी हो, जिसके घर में लाखों के आभूषण जब्त हो, जिसके पास सोने की कटोरी और चम्मच पाई जाए, आलीशान बंगला हो, तो ये सब कुछ सैलरी से तो मुमकिन नहीं। जाहिर है इस घूसखोर ने जमकर पैसे बनाए और अब वो हवालात की हवा खा रहा है। सरकार आगे इनके खिलाफ और कड़े एक्शन लेगी। विभाग जो है वो भी कड़ा एक्शन लेगी। क्या एक्शन लेती है, कब तक लेती है, ये देखना अहम होगा। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात है कि इनके खिलाफ अब भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और अब आप खबर तो समझिए कि ड्रग इंस्पेक्टर की ड्यूटी क्या होती है। दरअसल रिटेल या होलसेल में ड्रग्स प्रोडक्शन की जांच ड्रग इंस्पेक्टर करता है। गलत तरीके से ड्रग के इस्तेमाल पर कार्रवाई करता है। दवा की ब्लैक मार्केटिंग होने पर संबंधित दुकान या उद्योग पर रेड डालता है। ड्रग से जुड़े हर पहलू की जांच पड़ताल का काम ड्रग इंस्पेक्टर ही करता है। जिले में ये एक ही पद होता है जो अपनी रिपोर्ट विभाग को करता है। अब यहां पर समझने वाली बात यह भी है कि ड्यूटी निभाने के दौरान ड्रग इंस्पेक्टर कई बार आरोपी को बचाता है। ये आरोप भी लगता है ड्रग के दुरुपयोग या फिर क्वालिटी को लेकर कार्रवाई के एवज में घूस लेने का आरोप लगता है। छोटे से बड़े कारोबारियों को अक्सर क्लीन चिट देने का अधिकार भी इससे ही होता है। गलत तरीके से कुछ ड्रग इंस्पेक्टर पैसा कमाते हैं। सीतामढ़ी का आरोपी ड्रग इंस्पेक्टर भी 2 लाख रुपए घूस लेते हुए पकड़ा गया, जिसके बाद अब उनके आवास पर छापेमारी चली तो वहां से भी अकूत संपत्ति का खुलासा हुआ है।
बढ़ते हैं आगे। कैमूर में एक कार से 2200 कारतूस बरामद किए गए। एसटीएफ ने एक कार की तलाशी ली, जिसके दरवाजे में छिपाकर रखे गए कारतूस बरामद किए गए। छापेमारी के बाद 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कार से कारतूस की तस्करी। ऑल्टो से मिला मौत का सामान। दरवाजों के अंदर गोली ही गोली। कारतूस के इस ढेर को देखिए। जिंदगी में शायद ही आपने एक साथ इतने कारतूस देखे हों। ये कोई 1-2 नहीं, बल्कि 2200 जिंदा कारतूस हैं। कारतूस की एक खेप कैमूर के दुर्गावती टोल प्लाजा पर पकड़ी गई, जिसे हथियार तस्कर कार के गेट में छुपा कर ले जा रहे थे। लेकिन एसटीएफ को गुप्त सूचना मिल गई। एसटीएफ की टीम ने जब ऑल्टो कार के चारों दरवाजों को खोला तो सबके होश उड़ गए। इसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं उनका नाम सोनू सिंह है, रोहतास जिला के रहने वाले हैं। गाड़ी में अन्य 3 लोग भी थे, वो भी रोहतास जिला के रहने वाले हैं। जो मुख्य अभियुक्त हैं सोनू सिंह, उनसे जब पूछताछ की गई कड़ाई से, तो उनके द्वारा बताया गया कि उनके घर में भी लगभग 300 राउंड और एक अवैध आग्नेयास्त्र राइफल है। उनके घर पर भी रेड की गई, रोहतास जिला अंतर्गत नटवार थाना में पड़ता है। वहाँ से भी एक देसी राइफल और 300 राउंड गोलियां जब्त की गई, जिसका अलग से कांड नटवार थाने में दर्ज किया। दरवाजों के अंदर से 1980 315 बोर के कारतूस, 100 30 बोर के कारतूस और 120 7.65 बोर के कारतूस मिले। 2200 गोलियों के साथ 4 अंतर्राज्यीय हथियार तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है, जो सभी रोहतास जिले के रहने वाले हैं। एसटीएफ की टीम ने सभी तस्करों को दुर्गावती पुलिस के हवाले कर दिया है। लेकिन सवाल है कि हथियार तस्करों के इस गैंग में और कितने लोग जुड़े हुए हैं, कहां पर होनी थी कारतूस की डिलीवरी और कब से चल रहा कारतूस की तस्करी का ये खेल। न्यूज़ 18 के लिए कैमूर से अभिनव की रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए। कैमूर बिहार और यूपी का बॉर्डर जिला है। कैमूर होकर ही तस्करी का सामान आता या फिर जाता है। कभी यहां शराब तो कभी हथियार की खेप पकड़ी जाती है। दुर्गावती टोल प्लाजा पार करके ही अपराधी यूपी बिहार आते जाते हैं। बिहार में अपराधी जो हैं वो इसी तरीके से अपना सामान वहां से लाते हैं। इस बार तस्करों ने पुलिस से बचने के लिए एक नया तरीका खोजा था। गाड़ी के दरवाजों के बीच में गोलियों को छिपा कर रखा गया था। तस्करी कर गोलियों की इस खेप को यूपी के वाराणसी से रोहतास ले जाना था। रोहतास के नटवार लाकर गोलियों की सप्लाई करनी थी। कारतूस पकड़कर पुलिस ने अपराधियों के सभी मंसूबे फेल कर दिए हैं और ये बरामद करने के बाद ही अब पूछताछ की जा रही है। बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव की। तो अध्यक्ष पद के सभी 7 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी प्रेसिडेंशियल डिबेट के जरिए पेश कर दी। 19 नवंबर को होने वाले मतदान पर अब सभी की निगाहें टिकी हैं। अब उसी दिन देर शाम तक परिणाम आने की उम्मीद भी है। इतिहास लिखी जाएगी 20 तारीख को, इतिहास लिखी जाएगी। मैं इतिहास लिखूंगा। अपना फ्लैग नीचे रखें। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन गुरुवार को अध्यक्ष पद के सभी 7 उम्मीदवारों के बीच साइंस कॉलेज में प्रेसिडेंशियल डिबेट हुआ, जिसमें सभी उम्मीदवारों ने छात्र हित के अपने अपने मॉडल को बताने की कोशिश की। अध्यक्ष पद के ज्यादातर उम्मीदवार स्नातकोत्तर में पढ़ाई कर रहे हैं। सिर्फ छात्र आरजेडी के उम्मीदवार साकेत कुमार पार्ट 2 के छात्र हैं। प्रेसिडेंशियल डिबेट का असर 19 नवंबर को होने वाली वोटिंग पर दिख सकता है। अध्यक्ष पद के सभी 7 उम्मीदवारों को जान लीजिए। आनंद मोहन जेडीयू के उम्मीदवार हैं, पीएमआईआर से स्नातकोत्तर कर रहे हैं। वहीं साकेत कुमार आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार हैं, स्नातक पार्ट 2 के छात्र हैं। प्रगति राज एबीवीपी की तरफ से उम्मीदवार हैं, स्नातकोत्तर राजनीतिक विज्ञान की छात्रा हैं। आदित्य रंजन आयसा से उम्मीदवार बनाए गए हैं, वो भी हिंदी विभाग से स्नातकोत्तर के छात्र हैं। दीपांकर प्रकाश जन अधिकार पार्टी के उम्मीदवार हैं, स्नातकोत्तर जंतु विज्ञान के छात्र हैं।
वहीं मानसी झा निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरी हैं, जो स्नातकोत्तर इतिहास की छात्रा हैं। छात्र संघ चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन हालांकि सभी प्रत्याशियों ने अपना अपना घोषणा पत्र भी जारी किया। छात्र वोटर्स को लुभाने की कोशिश की तो वहीं ऑब्जर्वर की भूमिका निभाने वाली जेडीयू की नेता सुहेली मेहता ने उन पर लग रहे पार्टी विशेष के कैंडिडेट को मदद पहुंचाने के आरोपों को खारिज किया है। और अभी मैं अपने पार्टी के किसी भी पद पर भी नहीं हूं, इसलिए ये सब आरोप निराधार है। सभी शिक्षक किसी न किसी पार्टी से, पटना विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक किसी न किसी पार्टी से जुड़े रहते हैं, ये अलग बात है। लेकिन हमारी प्रायोरिटी है पूरी जिम्मेदारी के साथ इस चुनाव को बिल्कुल सही ढंग से, इस चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराना। छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रत्याशियों और उनके समर्थकों ने पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में अब सभी की निगाहें 19 नवंबर यानी शनिवार को होने वाले मतदान पर टिकी हुई हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए, पटना विश्वविद्यालय चुनाव में छात्राओं के वोट अहम हैं, क्योंकि सबसे अधिक 5355 वोटर्स पटना विमेंस कॉलेज में हैं। ज्यादातर उम्मीदवारों ने छात्राओं की सुरक्षा और सुविधा को मुद्दा बनाया है। वोटर्स को अपने पाले में करने की प्रत्याशी जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। वोट लेने के लिए एक से एक हथकंडे भी अपनाए जा रहे हैं। यहां पर समझने वाली बात यह भी है कि पटना विश्वविद्यालय में करीब 20% छात्र मुस्लिम हैं। पहली बार पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। इससे जेडीयू के साथ ही आरजेडी उम्मीदवारों के बीच भी यहां पर देखने को मिलेगी कि आखिर क्या रिजल्ट सामने आता है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। ईडी ऑफिस से निकले हेमंत सोरेन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम हेमंत सोरेन तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ जारी है। कल्पना सोरेन ईडी ऑफिस पहुंची हुई हैं, उनकी पत्नी अभी ईडी ऑफिस पहुंची हुई हैं। आपको बता दें कि सुबह से ही करीब 11 बजे के बाद से ही लगातार पूछताछ का सिलसिला शुरू था। अविनाश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए। अविनाश, क्या अपडेट है? क्या सीएम हेमंत सोरेन अभी बाहर निकले या पूछताछ अभी भी चल रही है? ये देखिए, अभी बाहर नहीं निकले हैं और ये अंदर से जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक अगर हम माने तो पूछताछ पूर्ण हो गई है, पूरी हो गई है आज। लेकिन 8:50 के करीब उनकी पत्नी कल्पना सोरेन इसी दरवाजे से अंदर गई हैं। वो व्हाइट कलर की गाड़ी से आई थी और उन्होंने जो पोशाक भी पहन रखा है वो भी व्हाइट कलर का है। और जो जानकारी आ रही है और जो सीएम आवास से भी अगर हम जानकारी की बात करें तो जो लोग बता रहे हैं उसके मुताबिक वो मुख्यमंत्री अविनाश, सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी वहां पहुंची है। क्या जानकारी मिल पा रही है, क्यों पहुंची हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि इस 8:50 पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी यहां पहुंची हैं और सीधे वो अंदर गई, इसी दरवाजे से वो अंदर गई हैं और सफेद कलर के उन्होंने पोशाक पहन रखी थी। अब ये कहा जा रहा है कि उनका जो ये आना ईडी ऑफिस में जो आना हुआ है, इसके पीछे का रीजन ये है कि वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रिसीव करने के लिए आई हैं। लेकिन अब ये देखना होगा, चूंकि मैंने कहा 8:50 और अब तकरीबन 20 से 25 मिनट बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक बाहर कोई नहीं आया है, तो थोड़ा इंतजार है। बाहर गहमा गहमी भी है। जो पुलिस के जवान हैं, जो सीआरपीएफ के भी जवान हैं, वो हर समय पल पल में आप कह सकते हैं कि वो हरकत भी कर रहे हैं। एक दायरा भी बना दिया गया है, बैरिकेडिंग की गई है, उससे आगे मीडिया को जाना नहीं है। तो ये इंडिकेशन भी है कि अब से कुछ देर के बाद, कुछ मिनटों के बाद यहाँ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वापस घर के लिए जाएंगे। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक भी जो कल्पना सोरेन आई हैं उसको लेकर कहीं कोई तथ्यात्मक रूप से स्पष्ट तौर पर कहीं कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। सिर्फ इतनी जानकारी आ रही है कि वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रिसीव करने पहुंची हैं। तो अब ये देखना होगा, थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि ईडी की पूछताछ अगर आप देखें 9 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अब आगे क्या होगा, कल मुख्यमंत्री को फिर बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा, अभी इसके बाद क्या होना है, ये सारी चीजें अभी स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आ पाई हैं। इसलिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए और जैसे ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ से निकलेंगे, हम सबसे पहले दर्शकों को वो तस्वीर भी दिखाएंगे। सुबह
11:53 पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसी ईडी दफ्तर पहुंचे थे और तब से लेकर अभी तक लगातार पूछताछ जारी है। बिल्कुल अविनाश, देखिए वो तस्वीर तो दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन मुझे ये समझाइए कि अभी जो पूछताछ करीब सुबह से चल रहा है और एक अच्छा खासा वक्त जो है सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी ऑफिस से बिताया और उनसे पूछताछ की गई। अमूमन अगर आज देखा जाए तो कितना वक्त और लग सकता है, या फिर जो अधिकारी हैं उनका कितना वक्त इसमें लगता है पूछताछ के लिए? मैंने पहले ही आपको कहा कि 9 घंटे का वक्त बीत चुका है और जो जानकारी आ रही है अंदर से कि पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो लगभग अब अंतिम चरण में है। यही वजह है कि अगर कल्पना सोरेन यहाँ पहुंची हैं और जो जानकारी दी जा रही है कि अगर वो रिसीव करने के लिए पहुंची हैं तो आप समझ सकती हैं कि इससे पहले भी जो ईडी की पूछताछ हुई है और जो जानकारी मिली है उसमें ये होता है कि दिन भर की जो पूछताछ होती है उसका एक समरी तैयार किया जाता है और उसको फिर बाद में उसकी एक औपचारिकता होती है, कागजात जो कागजी प्रक्रिया है, और उसके बाद ही लोग वापस अगर जिनको घर जाने के लिए छोड़ा जाता है तो वो जाते हैं। तो इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि ऊपर जो कागजी प्रक्रिया है, जो दिन भर पूछताछ हुई है उसके मुताबिक उसके बाद की ये प्रक्रिया चल रही है। लेकिन वक्त जैसे जैसे बीत रहा है कई तरह के सवाल लोगों के मन में आ रहे हैं कि कल्पना सोरेन यहाँ जब पहुंची 8:50 के करीब, आज अभी जब हम बात कर रहे हैं तो लगभग 8:20 के करीब अब होने चले हैं, तो ये जो वक्त 20 से 25 मिनट आधे घंटे तक का हो गया है, तो क्या इतने वक्त में कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन जब ऊपर की ओर इसी रास्ते से जो अंदर सीढ़ी जो दिख रही है ऊपर जाते हुए हम लोगों ने देखा कि कल्पना सोरेन फर्स्ट फ्लोर पर जहाँ हेमंत सोरेन से संभवतः पूछताछ हो रही है, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वो साथ में हैं। तो देखना होगा कि कितने देर के बाद वो फिर नीचे आती हैं। बाहर की जो तस्वीरें हैं वो भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि तैयारियां जो हैं वो भी ये बताने के लिए काफ़ी अब से कुछ देर पहले तक सभी लोग अपने अपने जगह पर बहुत शांत बैठे हुए थे, लेकिन ये हलचल इस वक्त देखने को मिल रही है। पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है और अगर हम ये कहें कि इसी दरवाजे से जब सामने वाले आप जो दरवाज़ा देख रहे हैं, अगर थोड़ी देर के बाद ये तस्वीरें यहाँ से सामने आ सकती हैं जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर से बाहर निकलेंगे। बिल्कुल। और अविनाश, क्या लगता है आपको आज जो पूछताछ हुई होगी, जैसा कि हम दर्शकों को बता भी रहे थे कि करीब 200 सवालों का सामना सीएम हेमंत सोरेन को करना पड़ा होगा, क्या आज की पूछताछ के बाद फिर से उन्हें बुलाया जा सकता है? ये देखिए, ये जो सवालों का जो क्रम है और हम कहें सवालों की जो संख्या है उसको लेकर बहुत स्पष्ट तौर पर चीजें नहीं आई हैं सामने। सुबह जो जानकारी आ रही थी उसके मुताबिक 26 सवालों की जानकारी आई थी। निसंदेह जैसे जैसे घंटा बढ़ रहा है सवाल ठीक है अविनाश, आप हमारे साथ बने रहिए, इस बड़ी खबर पर नजर हमारी बनी रहेगी और आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। के दौरान